नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर सर में। अपने कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के प्रैक्टिस सेट। तो 3 अपने प्रैक्टिस सेट पहले कर लिए और आज अपना है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन होंगे वो आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 1 या एमटीएस या फिर आरआरबी या रेलवे, जो भी क्वेश्चन होंगे वो करेंगे पहले, उसके बाद अपने क्वेश्चन करेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिन 7 कार्य किया और फिर बी चला गया। ए ने बचा हुआ कार्य अन्य 2 दिन में पूर्ण कर लिया। ए अकेले पूरा कार्य कितने दिन में पूर्ण करता है? ये एएलपी सीबीटी 2024 में यह प्रश्न है। मतलब ये कह रहा है ए प्लस बी ने 5 दिन कार्य किया, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं अपने। इसका एलसीएम कितना हो गया? 5। इनकी ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? एक दिन में एक काम करते हैं, ठीक है। फिर ये कहता है कि और 4 दिन कार्य 7 किया इन्होंने, तो मतलब 4 दिन काम किया, तो 4 दिन में कितने 4 काम किए दोनों ने मिलके, तो शेष काम कितने रह गया? शेष काम मतलब 5 काम टोटल था, 4 कर लिया, शेष काम 1 रहा। फिर ये कहता बी चला गया, ए ने बचा हुआ कार्य 2 दिन में पूरा किया। जो ए ने एक काम को 2 दिन में किया। ए ने एक काम को 2 दिन में किया। फिर क्या हुआ कि टोटल कितना काम करना है? एक को 5 काम करना है, तो कितने दिन में होगा? यहाँ पे 5 से गुणा, यहाँ पे 5 से गुणा, तो टोटल 10 दिन। तो ए टोटल काम 10 दिन में करेगा। राइट आंसर 1 नंबर ए। अपना अगला प्रश्न है, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4, 5 और 6 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 51 था। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अपने मानते हैं ए, बी और सी, ठीक है। वर्तमान आयु बताते हैं। वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:5:6, ठीक है। ये कहता 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, ठीक है। तो ए की आयु कुछ भी होगी, बी की भी कुछ भी हो सकती है, सी की भी कोई। ये कह रहा है कि तीनों की आयु का योग 56 था। 8 वर्ष पहले 51 था, तीनों की आयु का योग 51 था। तो मानना इनकी एक्स वाई जेड जो भी मान लिया, इनका कुछ भी हो सकता है। तो वर्तमान में ये आएगा, तो यहाँ पे भी +8 बढ़ेगी, यहाँ पे भी +8 बढ़ेगी, यहाँ पे भी 8 बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? वर्तमान में तो ये दे रखा है, तो इनका योग कितना है? 15R। तो 8 वर्ष पहले जाएगा, तो 8 बढ़ गई ना, तो ये कितना है? 8, 16 और 24। अगर वर्तमान 8 वर्ष पहले इनका योग 51 था, वर्तमान में आएंगे तो योग 24 तो ऐड हो जाएगा ना, तो कितना हो गया? 75। अपने कह रहे हैं 15 रेशियो है, ये कह रहा है 75 है। तो 15R बराबर 75। तो 1R बराबर कितना हो गया? 5, ठीक है। तो ये कह रहा है सबसे बड़ा व्यक्ति कौन सा है? 6 नंबर वाला जो सी है। तो सी बराबर कितना हो गया? 6 × 5 बराबर 30 वर्ष, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 2। ये एएलपी सीबीटी 2024 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है जिससे 1 राशि से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी? ये एएलपी सीबीटी 1 2024 में पूछा गया है। तो ये पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे 2 का पूर्ण वर्ग क्या होता है? 2 है तो इसका 4 होता है। जैसे 9 है, इसका 81 होता है। पूर्ण वर्ग पूछा है, तो अगर 81 है तो इसका क्या होगा? 9। ये है, इसका क्या होगा? 2, ठीक है। अब ये 1083 दे रखा है अपने को। इसका पूर्ण वर्ग, इसको अपने तोड़ते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 3 छिका 18 और 3 एकम 3, मतलब ये 361, ठीक है। अब 3 का 3 हो गया, और 361 किसका पूर्ण वर्ग है? 19 का, 19 × 19, ठीक है। अब यहाँ पे अपने एक तो मिल गया ये पूर्ण वर्ग। अब दूसरा यहाँ पे अपने 3 से एक और मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 × 19 × 19, ठीक है। इसका पूर्ण वर्ग क्या हो गया? ये 3
और ये क्या है 19। तो अपने क्या पूछा था, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बतानी है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी 3। राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 3 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य 101 है, जबकि 5 पेंसिल और 3 कलम का मूल्य 91 रुपये है। 2 पेंसिल और 2 कलम का मूल्य ज्ञात करो। ये ALP में आया हुआ प्रश्न है, CBT में 1 में। ठीक है, ये कह रहा है कि जो 3 पेंसिल और 5 कलम उसका मूल्य है 101। फिर ये कह रहा है कि 5 पेंसिल प्लस 3 कलम का मूल्य क्या कह रहा है 91 रुपये। इनको जोड़ते हैं। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे क्या हो गया 8 पेंसिल प्लस 8 कलम, इनका योग कितना हो गया 192। अपने को क्या पूछ रहा है कि 2 पेंसिल 2 कलम का, तो इसमें भाई 4 का भाग दे दो और यहाँ पे भी 4 का भाग दे दो। तो ये क्या है 4 से भाग देंगे, 2 पेंसिल प्लस 2 कलम बराबर क्या हो गया 4 से इसको भाग देंगे, 4 चौके 16, फिर बचा क्या यहाँ पे 3, 4 अठे 32। 2 पेंसिल 2 कलम का मूल्य कितना होगा 48 रुपये। राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि संख्या, यहाँ पे संख्या लिख देता हूं मैं, 64 84 A 6 8 से विभाज्य है, तो A का न्यूनतम मान, ये क्या 8 से विभाज्य है, मतलब 8 डिविजिबल का रूल कहता है कि लास्ट की 3 संख्या ले लो, उससे 8 को डिवाइड करो। मतलब जैसे अपने 4A 6, इसको 8 से विभाजित, इसको न्यूनतम मान जैसे यहाँ 0 है तो 0 रख के देखते हैं 1 की जगह, 8 पंजे 40। ठीक है, यहाँ 6 रखा तो ये 0 से विभाजित नहीं है। फिर 1 की जगह रख के देखते हैं 1, 416, 8 से विभाजित करते हैं, 8 पंजे 40, यहाँ 1 बच्चा, ये 6 उतारा, 8 दूनी 16, मतलब न्यूनतम मान होगा 1, क्योंकि 1 से पूर्णतः विभाजित हो गया ना, तो न्यूनतम मान 1 होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि 48 अनुपात x समानुपात x अनुपात 75 हो, तो x का मान है जो 0 से बड़ा होगा, तो x का मान क्या होगा। आपको पता है रेशियो का मतलब होता है अपॉन। यहाँ पे दे रखा है 48 अनुपात x समानुपात x अनुपात 75। 48 अनुपात 75 x दे रखा है, 48 बटा x बराबर x अनुपात 75, तो x बटा 75 तिरछा गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर बराबर 48 इंटू 75, तो x बराबर अंडर रूट 48 को ऐसे तोड़ो कि भी 16 इंटू 3 में तोड़ दिया और 75 को तोड़ दिया 25 इंटू 3 में, 25 या 75। तो फिर x बराबर क्या आया 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4, यहाँ 3 2 बार है तो 3 एक बार बाहर रख लिया, 25 का वर्गमूल 5, तो 12 12 पंजे 60, तो x बराबर क्या आया 60। राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न दिया है, 4 10 12 24 में प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपाती हो। यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख देता हूँ कि a बराबर दे रखा है 9 और b दे रखा है अपने को 3 और c दे रखा है अपने को 6 और d दे रखा है 4। ये कह रहा है कि 4 बटा 10 बराबर 12 बटा 24 की समानुपाती हो जाए। इसमें दोनों में क्या जोड़ें कि ये दोनों बराबर हो। ये 4 बटा 10 ये 12 बटा 24 है, ये बराबर नहीं है। इनमें कौन सी संख्या जोड़ें इनमें से कि ये बराबर हो जाए। सबसे पहले अपने 9 जोड़ के देखते हैं। इसमें +9 +9 प्लस का 9 प्लस का 9, ये हो गया 13 बटा 19, ये हो गया 23 बटा 33, तो ये बराबर नहीं है, तो अपना ए नंबर है ही नहीं। फिर अपने यहाँ पे ये डी नंबर रख के देखते हैं कि 4 + 4 10 + 4 बराबर 12 + 4 बटा 24 + 4, 8 बटा 14 बराबर 16 बटा 28। तो ये 2 के पाड़े से 8 बार, ये 2 के पाड़े से 14 बार,
ये दोनों बराबर हो गए ना, 8/14 8। इसको आगे भी अपने कट कर सकते हैं तो भी ही बराबर होगा। ये 4 और ये 7, फिर इसको काटेंगे, ये 4 ये 7, तो 4/7 4/7, राइट आंसर होगा डी नंबर अपना। अगला प्रश्न दिया है 14, 36, 20, 54 के प्रत्येक पद में से कम क्या घटाया जाए कि ये संख्या समानुपाती हो जाए। पीछे अपने जोड़ा था समानुपाती में, इसमें घटा रहे हैं, तो इसका मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको। तो x बराबर होता है, ये मॉड लिखेंगे, a इंटू डी, मतलब पहली संख्या के चौथी संख्या के साथ गुणा, माइनस दूसरी संख्या की तीसरी संख्या के साथ गुणा, बटा में a प्लस डी। पहली संख्या और चौथी संख्या को जोड़ेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर तीसरी संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ेंगे। ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसे जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो इस फॉर्मूले अपने मान रखते हैं कि भाई x बराबर पहली संख्या कितनी है 14, दूसरी संख्या चौथी संख्या कितनी है 54, फिर माइनस, फिर ये कहता है दूसरी संख्या 36 और तीसरी संख्या 20। ठीक है, अब 14 और प्लस 54 माइनस 36 प्लस 20। ठीक है, अब 14 और 54 को गुणा करेंगे तो होगा 756, माइनस 36 और 20 को गुणा करेंगे तो होगा 720। 14 और 54 कितने हो गए 68, माइनस 36 और 20 हो गए 36 और प्लस 20 हो गए 56। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो ये हो गया 36। ठीक है, और ये हो गया 12, यहाँ लगा दिया मोड, तो ये 3 बार जाएगा। अब यहाँ पे ये मोड है तो प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, प्लस में ही उतर आएगा ये, तो राइट आंसर होगा 3 नंबर, अब ए 3। अगला प्रश्न अपना कह रहा है एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के क्रम से 5, 6, 8 के अनुपात में, यदि कुल राशि रुपये में 240 हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। इसमें अपने कुछ नहीं करना कि भाई 1 रुपये दिया हुआ है अनुपात, फिर दे रखा है अपने को 50 पैसे। ठीक है, फिर अनुपात में दे रखा है 25 पैसे। अब 1 रुपये दे रखा है अपने 5 के अनुपात में, 50 पैसे 6 और 25 पैसे हैं 8। ये तो है सिक्के। अब इनको मूल्य में बदलना है। क्यों बदलना है मूल्य में? क्योंकि अपने यहाँ कुल राशि दे रखी है 240 रुपये, तो 1 रुपये के 5 सिक्के, तो टोटल कितने मूल्य हो गया 5 रुपये। 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, तो 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो 6 सिक्के कितने 3 रुपये बन गए ना। और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो ये कितने हो गए 2 रुपये। तो यहाँ टोटल है 8 1 10 रुपये, यहाँ है 10 रुपये, और प्रश्न कह रहा है 240 रुपये टोटल। 240 में 10 का भाग देंगे तो कितना हो गया 24। तो ये पूछ रहे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं 8, तो 8 इंटू 24, तो इसमें भाग देंगे तो 24 में 8 का भाग देंगे तो 8 चौके 32, तो कितने देंगे 3, 8 दूनी 16 या 3 192। राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हुए। ये कह रहा है कि 1 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये है ना, उनके नोटों की संख्या समान है। ठीक है, अब यहाँ सिक्के अपने कुछ भी मान लेते हैं। अगर अपने 10 10 मानेंगे तो लास्ट में एक के अनुपात में आएगा ना, 1:1:1। तो यहाँ रुपये कितने है 1 रुपये का 1, और 5 रुपये के अगर एक नोट है तो कितना रुपये हो गया 5 रुपये, और 10 रुपये का एक नोट है तो कितना हो गया 10 रुपये। तो ये टोटल कितना है 16 रुपये। अपने कह रहे हैं यहाँ 16 रुपये है, प्रश्न कह रहे हैं ये 640 रुपये है। 640 है तो 1 बराबर कितना हो गया 40, 1 बराबर 40। तो ये कह रहा है कि कुल मिलाकर उसके पास नोटों की संख्या कितनी है। 1 बराबर 40 है तो 1 रुपये की संख्या कितनी होगी नोटों की संख्या, तो 40 ही होगी ना, 1 इंटू 40। 5 रुपये कितने होंगे 40 ही होंगे। 10 रुपये के कितने होंगे 40 होंगे। 40 क्यों होंगे 40 इंटू 1 करो तो 40,
40 इंटू 1 40 1, तो यहाँ पे कुल मिला के नोटों की संख्या कितनी होगी 120। तो ये तो पूछा, राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, 4 रुपये में 5 की दर से कलम खरीद कर उसने 5 रुपये में 4 की दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताओ। इसमें अपने क्या है, ये फिक्स है। देखो, कॉस्ट प्राइस पहले लिखेंगे वस्तु, फिर लिखेंगे मूल्य। यहाँ 5 वस्तु खरीदी 4 रुपये में। अब सेलिंग प्राइस, 4 वस्तु बेच दी 5 रुपये में। अब कुछ नहीं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत निकालना है। अगर पॉजिटिव आए तो लाभ में है, और नेगेटिव आए तो हानि में। कुछ नहीं करना, 5 इंटू 5 25 माइनस 4 इंटू 4 16 बटा 16 नीचे लिखने हैं इंटू 100। ठीक है, ये हो गया। 25 में 16 घटाएंगे तो 9, और ये कट कर देते हैं। यहाँ पे 16 है, ये 4 बार जाएगा और ये जाएगा 25 बार, तो 9 इंटू 25 बटा 4। 25 इंटू 9 कितना होता है 225, भाग देंगे 4 से, तो 4 से कितने बार, 4 पंजे 20, यहाँ 2 रह गया, 4 छिक्का 24, फिर 1 रह गया, 4 दूनी 8, यहाँ रह गए 2, 4 पंजे 20, 56.25 आएगा इसका उत्तर। राइट आंसर होगा सी नंबर। अब अगला प्रश्न कह रहा है, कुछ सेवों को 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपये में 6 की दर से बेच दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। इसमें अपने क्या करेंगे, इसमें वस्तु की संख्या अलग अलग दी हुई है, तो अपने वस्तु इसमें बराबर करेंगे। तो यहाँ ऊपर लिख देते हैं मूल्य, फिर लिख लेते हैं वस्तु। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है कि 10 रुपये में 5 की दर से खरीदा। अब सेलिंग प्राइस ये क्या कह रहा है कि 15 रुपये में 6 की दर से बेच दिया। अब यहाँ वस्तु 5 है, यहाँ 6, तो ऊपर वाला है इसको अपने क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे 6 से, वस्तु बराबर हो जाएगी, और यहाँ पे गुणा कर देंगे 5 से, यहाँ पे वस्तु बराबर हो जाएगी। तो इसका गुणा किया तो 10 इंटू 6 60, 10 इंटू 30, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 10 का यहाँ मूल्य, यहाँ वस्तु। ठीक है, 10 का गुणा किया 6 से, तो यहाँ हो गए 60 रुपये, और यहाँ वस्तु होगी 30। कॉस्ट प्राइस है ये सीपी। फिर यहाँ निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस, तो 15 इंटू 5 75, और ये 30। यहाँ पे वस्तु बराबर है। ठीक है, 30 वस्तु है, 60 में खरीदी, 30 वस्तु 75 में, तो 60 रुपये में 30 वस्तु खरीद कर 75 रुपये में बची। तो यहाँ कितने का प्रॉफिट हो गया, 15 का, कितने पे, 60 पे। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा। ठीक है, ये 15 से जाएगा 4 बार, तो ये 4 से 25, उत्तर आएगा 25%। राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ संतरों को 1 रुपये में 6 की दर से खरीदता है तथा उतने ही संतरों को 1 रुपये में 8 की दर से खरीदता है। वह इन दोनों प्रकार के संतरों को मिला देता है, 1 रुपये में 6 की दर से बेच देता है। उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे पहले लिख लेते हैं मूल्य और अनुपात वस्तु। इसने 2 बार खरीदा है, जो कॉस्ट प्राइस है ना, मतलब 1 रुपये में 6 वस्तु खरीदी, फिर अगली बार उसने 1 रुपये में फिर 8 वस्तु खरीदी। अब अपने को यहाँ क्या करना है, वस्तु बराबर करनी है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 24। एलसीएम दोनों का 24 हुआ, तो अपने इसको करेंगे 6 चौका 24, 4 से मल्टीप्लाई, 8 दिए 24, इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पे लिखते हैं मूल्य और वस्तु। तो 4 से ये 4, ठीक है, फिर अनुपात लगाया 6 चौका 24, ठीक है, फिर ये 3 से 3 एकम 3, 8 दिए 24। कॉस्ट प्राइस फाइनल क्या हुआ अपना, फाइनल कॉस्ट प्राइस ये निकला कि 7 रुपये में उसने 48 वस्तुएं खरीदी। ठीक है,
अब सेलिंग प्राइस क्या है कि वो 1 रुपये में 6 वस्तुएं बेचता है, तो अपने 48 वस्तु ही बेचनी पड़ेगी ना, क्यों 48 वस्तु खरीदी थी तो 48 वस्तु बेचेंगे, तो इसको अपने क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगी 8 रुपये में 48 वस्तु बेची, मतलब 7 रुपये में खरीद के उसने 48 में, तो 7 रुपये में खरीद कर 8 रुपये में बेची, तो इसका क्या 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने पे 7 पे। 1/7 का फ्रैक्शन क्या होता है 14 से 2/7 परसेंटेज। ये प्रॉफिट में होगा, प्रॉफिट में कैसे 7 रुपये में खरीद के 8 रुपये में बेचिए, तो परसेंटेज है लाभ। ठीक है, राइट आंसर होगा 1। अगला प्रश्न कह रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 296 अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 222 अंक पाकर 10% अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो बताओ कोई विद्यार्थी अधिकतम कितने अंक पा सकता है। इसका लैंग्वेज से हो गया ना ये। देखो ये कह रहा है कि 222 अंक लाकर वो 10% अंकों से फेल हो गया और 296 अंकों की आवश्यकता थी, तो 10% बराबर क्या हो गया 296 माइनस 222, तो 10% बराबर कितना हो गया, ये हो गया 4 और ये जाएगा 7। ठीक है, 74। तो 1% बराबर कितना हो गया 7.4। तो अपने क्या निकालना है 100%, तो 100% बराबर कितना हो गया 740 अंक। राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 33% अंक प्राप्त किए हैं, वह 32 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र ने 49% अंक प्राप्त किए और 56 अंकों से पास हो गया। तब कुल पूर्णांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक तथा उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना है, एक छात्र है उसने 33% अंक प्राप्त किए और 72 अंकों से फेल हो गया, वहीं एक छात्र और था 49% अंक प्राप्त किए और 56 अंकों से पास हो गया। अगर फेल हो गया तो उसको जोड़ देंगे, पास हो गया तो उसको माइनस कर देंगे। अब यहाँ क्या करना है 72 56 इधर ले आओ और 49 माइनस 33, ये हो गया 8 और 8 5 12 128, ये हो गया 6 1 16, 16% बराबर 128, तो 1% बराबर कितना हो गया 8, 1 बराबर 8, तो उसने क्या करना है 100% बराबर कितना हो गया 800। तो कुल पूर्णांक कितने हो गए मैक्सिमम नंबर, कुल पूर्णांक 800 निकल गया अपना। अब यहाँ ऑप्शन में देखो 800 चारों में है। ठीक है, फिर अगला क्या कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक, पासिंग मार्क। पास मार्क या तो 33 प्लस बेहतर कर दो या 49% प्लस 56, कुछ भी कर दो अपने। तो ये कह रहा है 1% बराबर 8 है, तो 72 नंबर से फेल हो गया था, 72 नंबर से फेल हुआ, तो 9% बराबर 72 होता है ना, तो 33% प्लस, तो 9% कितना हो गया 72, तो उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत कितना हो गया 33 प्लस 9 42%। ठीक है, ये आ गया पासिंग मार्क। अब ये कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक, आवश्यक अंक कैसे निकालेंगे अपने कि 800 का 42% करना है, बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, तो अब इसका मल्टीप्लाई 8 इंटू 42 का मल्टीप्लाई किया, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 चौका 32 1 33, ये है पासिंग मार्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हैं, उस चुनाव में 10% लोग वोट डालने नहीं जाते और 10% वोट अवैध पाए जाते हैं। विजेता को वैध वोट का 70% वोट मिला और वह 16,002 वोट जीत जाता है। तो बताइए चुनाव सूची में कुल मतदाताओं की संख्या क्या है। अब इसमें क्या करना है कि पहले अपने टोटल वोट मानते हैं टी। ठीक है, अब ये कह रहा है 10% वोट लोग
डालने नहीं जाते हैं, तो 90% लोग तो वोट डालने जाते हैं, तो 90 × 100। फिर ये कह रहा है 10% वोट अवैध पाए जाते हैं, मतलब 90% लोग वोट डालने गए, उनमें भी 10% लोगों ने अवैध डाल दिया, मतलब इनवैलिड वोट डाल दिए, तो 10% नहीं डाला, तो ये हो गया 100%। ये क्या है, वैलिड वोट हो गया ना, ये वैलिड वोट हो गए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि विजेता को वैध वोट का 70% वोट मिला और 16,200 वोटों से जीत गया। अब यहाँ पे वैलिड वोट है 100% मान लो, ठीक है। अब 70% तो मदद एक को मिल गया और दूसरे को मिल गया, लूजर को मिला 30%। इन दोनों का अंतर क्या है, 40%, ठीक है। तो 40%, और ये कह रहा है 16,200 वोटों से जीत गया। अब ये वैलिड वोट है, इन वैलिड वोटों का 40% क्या कह रहा है, 16,200 वोट है। अब कुछ नहीं, ये हो गया कि टोटल वोट इतने थे, 10% लोगों ने वोट डाले नहीं, और 10% फिर अवैध हो गए वोट, तो 40% वोट है ना, उनका है 16,200। तो अब 1 2 जीरो से कट, 1 0 से 1 0 कट हो गया, 9 निम्मा 81, तो ये जाता है 200 पे, और 4 से ये कट करेंगे, ये जाएगा 50 बार, ठीक है। तो T/1000 बराबर 50, तो T बराबर कितना हो गया, 50,000। तो टोटल मतदाता कितने, 50,000। राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न क्या है, दो उम्मीदवार एक चुनाव में भाग लेते हैं, 20% मतदाताओं ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया और 10% मत अवैध घोषित हो गए। विजेता उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया और 28,800 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या, जो लास्ट क्वेश्चन किया सेम वही क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि टोटल मत है टी। अब ये कह रहा है कि 20% मतदाताओं ने हिस्सा ही नहीं लिया, तो 20% नहीं लिया तो बचे कितने, 80% लोग, ठीक है। फिर क्या, 10% मत अवैध घोषित हो गए, 80% लोग इन्हें वोट डाले, तो इसी में 10% अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितने, 90% वोट। तो ये है वैलिड वोट, क्या है अपने, वैलिड वोट, ठीक है। अब ये कह रहा है वैलिड वोटों का 60%, जो वैलिड वोट है 60% तो ले गया विनर और 40% ले गया लूजर। इन दोनों का अंतर कितना है, 20%। तो यही तो कह रहा है कि जो 20% है ना बटा 100, तो ये है 28,800। ये 20% वोट है वैलिड वोटों का, ठीक है, 28,800। अब क्या करना है, 2 0 से ये 2 0 कट हो गए, फिर 1 0 से ये 1 0 कट कर दो, 2 के पाड़े से जाएगा 144 बार, और 9 के पाड़े से जाएगा 9 एकम 9, बचेगी इतने यहाँ 5, 9 छिका 54, 8 के पाड़े से जाएगा 2 बार, तो T/1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बराबर 2, तो T बराबर कितना हो गया 2, 1 2 3 4 5, T बराबर हो गया 2 लाख। राइट आंसर होगा बी नंबर अपना। अगला प्रश्न कह रहा है, एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है, परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 3 घंटे की देरी से पहुंचता है। तो डाकिये के घर पोस्ट ऑफिस कितनी दूर है। अपने क्या करना है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, जो जब 2 चाल दी होती है तो S1 × S2 करो और S1 - S2 कर दो, और बराबर मल्टीप्लाई में क्या करना है, जो टाइम दिया होता है वो समय का अंतर होता है, ठीक है। ये क्या है, समय का अंतर। अब सिंपल से आप बात समझो, ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। जैसे मान लो ये 10 बजे चला, ठीक है, तो 10 बजे चल के ये पहले 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो ये पहुंच गया 9 बजे। अगर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 3 घंटे लेट पहुंचता है, तो फिर ये पहुंचता है 1 बजे, ठीक है। तो इन दोनों का बीच का अंतर कितना हुआ, 4 घंटे, ठीक है, 4 घंटा लेट हो गया। अब कुछ नहीं, इसमें मान पुट करना है कि D बराबर
S1 दे रखा है 10 किलोमीटर और S2 दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों का 10 - 5 × 4, तो ये हो गया 50/5 × 4, ये हो गया 10। 10 × 4 बराबर 40 किलोमीटर। ठीक है, तो इन पोस्ट ऑफिस और डाकिए घर के बीच की दूरी 40 किलोमीटर थी। अगला प्रश्न है अपना, एक विद्यार्थी जब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पाठशाला जाता है तो 2.5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले भी दिन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से पाठशाला की दूरी क्या है? अब ये कह रहा है कि कोई विद्यार्थी मानो 10 बजे निकलता है घर से, ठीक है। अगर वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलता है तो 2.5 मिनट लेट पहुंचता है। 2.5 मिनट लेट पहुंचा तो वो कितने 10:02.5 पे पहुंचा। अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब 9:55 पे पहुंच गया। इन दोनों का अंतर कितना है? 7.5 मिनट। अपने को मिनट में नीचे घंटे में चाहिए, तो 7.5/60 घंटा हो गया। अब पीछे अपने लास्ट क्वेश्चन में अपने फॉर्मूला बताया था मैंने, डिस्टेंस बराबर होता है S1 × S2/S1 - S2 × टाइम का समय का अंतर। ठीक है, मान पुट करना है। S1 कितना है 8, S2 कितना है 10। ठीक है, यहाँ पे बड़ा लेना है पहले और छोटा लेना है बाद में। 10 - 8 × 7.5/60। ठीक है, अब क्या करना है कि ये हो गया 8 × 10/2 × 7.5/60। ठीक है, देखो 0 से 0 कट, 2 के पाड़े से ये 4 बार, 2 के पाड़े से ये 2 बार, ये जाएगा 3 बार। तो 2 × 7.5 कितना हो गया 15/3, तो ये हो गया 5 किलोमीटर। राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां एक समान गति से चल रही है, विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी यदि दोनों रेलगाड़ियां में प्रत्येक लंबाई 120 मीटर की है। अब इसमें करते हैं अपने कि एक रेलगाड़ी है उसको x मानते हैं और मीटर सेकंड की चाल है उसकी। अब दूसरी उसके विपरीत ही दिशा में आ रही है, उसकी भी x मीटर सेकंड चाल मानते हैं। दोनों की लंबाई दे रखी 120 मीटर। ठीक है, अब ये दोनों की विपरीत दिशा में तो ये जुड़ जाएगी ना 2x मीटर सेकंड। अब 2x बराबर सापेक्ष चाल है तो ये जुड़ेगी ना, तो 120 + 120/12। ठीक है, फिर हो गया 2x बराबर 240/12। ठीक है, 2 से ये जाएगा 20 बार, तो x बराबर कितना हो गया ये जाएगा 10 बार, तो x बराबर हो गया 10 मीटर सेकंड। अब आप क्या करोगे, 10 मीटर सेकंड आ गया, आप ये राइट आंसर कर दोगे बी नंबर। ये आपका गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा कि इसने किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है तो 10 × 18/5 से गुणा कर दो, तो ये चाल आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। 5 से इसको काटेंगे 2 बार, तो 18 × 2 कितना हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर होगा ये अपना 36। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक 66 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है। 88 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में 7 सेकंड का समय लेती है। द्वितीय रेलगाड़ी की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली रेलगाड़ी की गति बताइए। अब ये कह रहा है, जैसे मान लो एक रेलगाड़ी है उसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की मान लेते हैं x सेकंड है, तो इसको क्या करेंगे घंटे में बदलेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, और एक की लंबाई मीटर में है लंबाई 66 और एक के 88। ठीक है, और ये 7 सेकंड का समय लेती है, तो ये हो गया 30 +
x इंटू 5/18 बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया, 8 से 14, 1 14 1 15/7, 154 ये 7 से जाएगा 22 बार। ठीक है, तो 30 प्लस एक्स बराबर 18 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूनी 36 का 6, 3 रह गए, 36 और 3 39, 396/5, ये 5 बट्टे में आ जाएगा। फिर क्या हुआ कि 30 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, इसको डिवाइड करेंगे, 5 7 35, 4 बच गए, 5 निम्मा 45, फिर यहाँ कितने बच गए 1, 5 दूनी 10, तो x बराबर क्या हो गया 79.2 माइनस 30, तो x बराबर क्या होगा 49.2 किलोमीटर हॉर। राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ 12 मिनट में तय की गई दूरी बताओ। अब शांत जल में नाव है तो x बराबर क्या दे रखा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये धारा की चाल दे रखा है y बराबर दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपने क्या पूछा है कि धारा के साथ तय की गई दूरी, तो डाउन स्ट्रीम पूछा है, तो इसमें x प्लस वाई जोड़ेंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई जोड़ेंगे, 15 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। फिर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी पूछे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम दे रखा है 12 मिनट, मिनट में नहीं घंटे में निकालना है, तो 60 से भाग दे देंगे, 12 पंजे 60, ये 2 से कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 से कट। ठीक है, फिर क्या होता है कि इसका मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये हो गया 36/10, तो ये हो गया 3.6 किलोमीटर। राइट आंसर होगा इसका ए नंबर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति धारा की विरुद्ध 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में नाव के साथ जा सकता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ज्ञात कीजिए कि धारा के साथ 6 घंटों में कितना जाएगी। ये कह रहा धारा की विरुद्ध, तो मतलब अपस्ट्रीम, US। अपस्ट्रीम क्या होता है कि 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। अब x माइनस वाई होता है अपस्ट्रीम, तो x माइनस वाई दे रखा है 8, तो x माइनस वाई कितना दे रखा है 2, तो 8, तो x बराबर कितना हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कह रहा है धारा की चाल 8 किलोमीटर, तो धारा के साथ तो डाउन स्ट्रीम, तो s बराबर ds बराबर क्या होता है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई क्या होता है 10 तो दे रखा है x, और y कितना है 2, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपने क्या निकालना है, धारा के साथ 6 घंटों में कितना जाएगा, डिस्टेंस निकालना है, d बराबर s इंटू टी। तो s कितना दे रखा है अपने को 12, स्पीड दे रखी है 12, टाइम कितना दे रखा है 6 घंटे, तो 12 छिके 72 किलोमीटर। राइट आंसर है इसका बी नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है जब टीम के 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 और 20 वर्ष है को तो अन्य खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए खिलाड़ी की औसत आयु क्या है, कि ये कह रहा है कि जो 2 खिलाड़ी वो छोड़ के गए हैं ना, उनकी आयु कितनी है 18 प्लस 20, 38 वर्ष तो इनकी आयु है। अब जो नए आए हैं उनकी 38 वर्ष तो होगी, ठीक है, प्लस 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह, तो 11 दूनी 22 माह, 22 माह ये हो गई। अब इनका औसत पूछा है, नए खिलाड़ियों की औसत पूछी है, तो औसत आयु बराबर क्या होता है कि 38 वर्ष प्लस 22 माह बटा 2 खिलाड़ी है, तो 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 19 वर्ष प्लस 11 माह, तो राइट आंसर हुआ सी नंबर। अगला प्रश्न है, एक हॉकी टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत उम्र 3 महीने में
3 महीने से तब घट जाती है जब 15 और 17 वर्ष के 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 सुरक्षित खिलाड़ियों को शामिल कर लिया जाता है। दोनों सुरक्षित खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी? अब इसमें क्या करना है कि जो छोड़ गए, ठीक है, उनकी आयु कितनी थी कि 15 + 17, तो ये टोटल हो गई 32 साल। ठीक है, अब उनकी जगह नए खिलाड़ी आए, उनकी 32 साल तो उम्र होगी और 11 खिलाड़ियों की उस 3 महीने घट जाती है, तो 11 × 33 माह घटा दी। अब इसमें क्या हुआ कि 32 साल ये हो गए और इसको 33 माह को तोड़ेंगे तो एक तो 24 माह होता है और बचे कितने लास्ट में 9 महीने, तो 9 माह 32 में से 2 माह 24 माह, 24 माह मतलब 2 साल, तो ये हो गए 30 साल माइनस 9 महीने। अब फिर इसको 9 महीने घटाएंगे तो इसमें क्या बचेगा कि भाई 29 माह और 3 महीने, 29 साल और 3 महीने बच गए। अब इसमें 2 से भाग देंगे तब अपने थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो इसको करते हैं कि 28 साल, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 साल आगे जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 15 माह बटा 2। अब इससे इजीली अपना कैलकुलेशन हो जाएगा, 2 से जाएगा 14 साल प्लस 7 सही 1/2 माह, राइट आंसर होगा 1 नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक व्यापारी 1640 रुपये की धनराशि को 2 भागों में उधार देता है। पहले पर 8%, दूसरे पर 12% ब्याज लेता है। इस धनराशि से प्राप्त वार्षिक औसत ब्याज 9% है, तो 12% ब्याज पर दी गई राशि है। तो इसमें अपने क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि 8% और 12% दो दे रखा है और लास्ट में औसत दे रखा है 9, तो एलिगेशन लगाते हैं। एक होता है 8% और एक होता है 12%, तो इन दोनों का एवरेज कितना हो गया 9%। तो ठीक है, 9 में से 12 घटाए कितने हो गए 3 और 8 में से 9 घटाए कितना 1, तो ये टोटल कितना है 4 यूनिट हो गई। तो ये कह रहा है 4 यूनिट नहीं है, तो ये यूनिट है 1610। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो गया 4, 1 बराबर कितना हो गया कि ये 4 बराबर है 6400, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 6440। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो गया 4, इसमें 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे 4 एकम 4, यहाँ कितने बच गए 2, 4 × 24, 4 एकम 4, 1610। 1 बराबर 1610 है, तो ये कह रहा है तो 12% के ब्याज पर दी गई राशि, तो 12% पे कितनी है 1 दी गई राशि है, तो 1 × 1610 बराबर कितना हो गया 1610, राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है अपना, एक विक्रेता के पास 200 किलोग्राम चावल है जिसका एक भाग 18% लाभ पर बेचता है तथा शेष भाग 12% हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में उसे 6% की हानि होती है। 12% हानि पर बेचा गया चावल की मात्रा क्या होगी? एलिगेशन से करेंगे तो पहला होता है 18% का लाभ और दूसरे में होती है 12% की हानि, तो लिखेंगे -12%। ओवरऑल ये कह रहा है कि 6% की हानि होती है, तो -6%। तो अपने क्या करेंगे कि 18 में से -6 घटाएंगे, ठीक है, यहाँ -6 में से माइनस का 12 घटाएंगे, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ कितने बचे 6 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ कितना बचे 24, तो 1:4 का आ गया। ठीक है, तो टोटल कितना है ये 5, अपने कह रही है ये 5 है, ये कह रहा नहीं 200 किलोग्राम है, तो 1 बराबर कितना हो गया 40। तो ये कह रहा है कि 12% हानि पर बेचा गया चावल, 12% की हानि पर बेचा गया चावल कितना 4 यूनिट, तो 4 × 40 बराबर कितना हो गया 160 kg, राइट आंसर है बी नंबर।